मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आपको सफल करे, ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। जैसा आपको विदित है कि सीटेट में जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत पूछी जाती है, उसमें गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न होते हैं। तो आज जो प्रश्न रखे गए हैं वो गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं। कुछ मुख्य गद्यांश बहुचर्चित जो बहुत प्रसिद्ध गद्यांश हैं उनको रखे गए हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आपको इन प्रश्नों से लग रहा है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिए। पहले पद्यांश पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित पद्यों के आधार पर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्रा नामा तो वसुधैव कुटुंबकम। श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, अर्थात अयम यह अपना है, निज परो वेति दूसरे का है, ऐसी गणना लघु चरित्रा नाम, ऐसी गणना लघु चरित्र वाले करते हैं। उदार चरित्रा नामा तो उदार चरित्र वाले तो वसुधैव पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। चलिए अब इसके प्रश्न को देखते हैं। कुटुंब शब्द का अर्थ है समाज है, लड़ाई झगड़ा है, परिवार है अथवा व्यवसाय। देखिए व्यवसाय से कोई मतलब ही नहीं, लड़ाई झगड़ा ही बकवास ऑप्शन है। दो ऑप्शन को काट देंगे तो भी आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, समाज और परिवार। जब आपको कुछ नहीं अर्थ बिल्कुल नहीं आ रहा है श्लोक का, तो आपको ऐसी स्थिति में इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अब यहाँ पर कुटुंब का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उपर्युक्त श्लोक में यह मेरा है या पराया इस प्रकार की गणना करने वाले को क्या कहा जाता है। तो अभी ऊपर श्लोक में बताया कि ऐसे गणने करने वाले को क्या कहते हैं, लघु चित्त वाला, छोटे चित्त वाला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानता है वह किस प्रकार का व्यक्ति होता है। क्या उदार चरित्र वाला होता है, लघु चरित्र वाला होता है, समाज सेवी होता है अथवा अपने पराई की गणना करने वाला होता है। जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानेगा वो समाज से भी हो सकता है, लघु चित्त वाला तो नहीं हो सकता, छोटे चित्त वाला, अपने पराये की गणना करने वाला ही नहीं हो सकता। देखिए यहाँ प्रश्न से कुछ कॉमन सेंस से भी प्रश्न हल होते हैं जब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर श्लोक में भी दिया गया उस उदार चरित्रा नाम, तो उदार चरित्र वाला जो होता है वो कुटुंब मानता है किसको, संपूर्ण पृथ्वी को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। वसुधा, अचला, उर्वी और जाया। तो देखिए जाया का अर्थ सबको पता है, जाया किसको कहा जाता है, पत्नी को कहते हैं। तो पता है नहीं, यहाँ नहीं पूछा गया है। जब इसको एकदम पक्का पक्का पता है तो यही वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब एक ऑप्शन है आपका सी, उर्वी। उर्वी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उर्वी जो होती है वो पृथ्वी का ही पर्यायवाची, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। उर्वी, वसुधा, अचला ये सब तो होती है, उसके साथ ही साथ इन नया है एक शब्द उर्वी, ये भी जो है पृथ्वी को ही कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा प्रस्तुत पद्य में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। क्या राष्ट्रीयता की, विश्व बंधुत्व की, समाज सेवा की अथवा अपने पराये की। तो देखिए अपने पराये की शिक्षा देने का मतलब श्लोक का अर्थ ही होता है कि जो अच्छी शिक्षा दे। अपने पराये की शिक्षा कभी कोई श्लोक दे ही नहीं सकता है, तो ये काट दीजिए। और इस टाइप का श्लोक कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं है। समाज सेवा हो सकता है, राष्ट्रीयता, इन तीनों में कन्फ्यूजन। तो अभी आपने पढ़ा वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मान, तो पृथ्वी पूरे विश्व में है ना, तो क्या वो विश्व बंधुत्व की भावना होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है और दूसरा आपको पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो पद्यांश देखते हैं। न चौर्यहारम न च राज्यभाज्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। अर्थात न चोर चुरा सकता है, ना राजा उसका हरण कर सकता है, ना भात विभाजन, ना भाइयों में बांटा जा सकता है, ना चभारकारी व्यय कृत्य, जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा, नित्यम नित्य, विद्या धनम जो विद्या रूपी धन है, सर्वधन प्रधान सभी धनों में प्रधान होती है। अब चलिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है कि चौर्यहार्यम पद में का अर्थ क्या है। चौर्यहार्यम
बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वहाँ पर आपने श्लोक में क्या पढ़ा था, न चौर्यहारम, अब यहाँ लिखा है चौर्यहारम और पहले ही ऑप्शन में दे दिया गया है चोरों द्वारा चुराने योग्य, ना चुराने योग्य। ठीक है, तो आप पहले ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी टिक लगा, पहला ही ऑप्शन सही कर दोगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया चौर्यहारम, ना नहीं लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन कतई नहीं होगा। अगर यहाँ ना आगे लगा होता तब ये ऑप्शन होता। भाइयों में बांटने योग्य, ये भी नहीं होगा। सी राजाओं के द्वारा छीने योग्य नहीं होगा। अब यहाँ पर और लास्ट वाले में कन्फ्यूजन था, तो चोरों के चुराने योग्य होगा, यहाँ पर चोरों के चुराने योग्य होगा, क्योंकि अगर ना लिखा होता तो ना चोरों के चुराने योग्य ना हो ऐसा होता। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना और नहीं का विशेष ध्यान रखना है ऑप्शन में भी और प्रश्न पढ़ते समय भी, क्योंकि ना वाले जो प्रश्न होते हैं अक्सर आते हुए प्रश्न गड़बड़ कराते हैं। सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है जमीन, सोना, विद्या या आभूषण। क्या प्रधान है, जमीन है, सोना है अथवा आभूषण? नहीं, ये सभी प्रधान नहीं है। विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, भाइयों द्वारा बांटने के योग्य नहीं है आभूषण, विद्या, घर, जमीन। क्या नहीं है, क्या विद्या आभूषण है, क्या घर है, क्या जमीन? देखिए ये सभी भाइयों में बांटी जाती है, लेकिन विद्या जो है वो भाइयों में नहीं बांटा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन सा धन है जो व्यय करने पर नित्य बढ़ता है? विद्या धन, सोना चांदी, रुपया पैसा तो जमीन जायदाद। देखिए सोना चांदी व्यय करेंगे खत्म होगा, जमीन जायदाद भी, रुपया पैसा भी, लेकिन विद्या रूपी धन है वो जितना आप सब व्यय करेंगे, जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ेगा। 5वां है, उपर्युक्त श्लोक में किसकी प्रधानता बताई गई? परिवार की, चोर की और राजा की अथवा ज्ञान की। तो ना परिवार की बताई गई है, ना ही चोर की बताई, ना राजा की। किसकी बताई गई है? ज्ञान की प्रधानता बताई गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले श्लोक पर आते हैं। तीसरा श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेनवा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़ने वाले आनंद में कालो समय गच्छति बीत जाता है। कैसे कैसे लोगों का? धीमतां, जो धीम पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है। व्यसनेन, व्यसन में, तू मूर्खाणाम, मूर्खों का, निद्रा कलहेन, निद्रा और कला में। निद्रा, कला और व्यसन में किसका समय बीतता है? मूर्खाणाम, मूर्खों का। अब इसका प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया गच्छति पद में लकार है, तो गच्छति इस तरीके से है, गच्छति, पश्यति, इस टाइप से आए प्रश्न, तो वहाँ पर हमेशा मारिएगा क्या? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर सिर्फ लकार पूछा गया है तो लट लकार होगा। मूर्खों का समय बीतता है किसमें? निद्रा में, कला में, बुरी आदत में, अथवा उपयुक्त सभी में। तो जल्दी झटके से जो है निद्रा पहला ही ऑप्शन देख करके ए ना मार दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। देखिए पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी में। प्रश्न हल करते समय ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको चारों के चारों पढ़ने हैं, उसके बाद आपको विकल्प चुनना है। काव्य शास्त्र आदि के द्वारा विनोद में किसका समय बीतता है? विद्वानों का, मूर्खों का, धनवानों का अथवा उपयुक्त सभी का। तो क्या मूर्खों का बीतता है? नहीं। क्या धनवानों का बीतता है? नहीं। क्या विद्वानों का बीतता है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है धीमताम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए। धीमताम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? प्रश्न संख्या 5, धीमताम पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 का धीम पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो षष्ठी विभक्ति आपका बहुवचन है धीमताम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, उपर्युक्त श्लोक में हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? उपर्युक्त श्लोक से हमें राष्ट्रभक्ति की, विद्या की प्रधानता की अथवा समय के दुरुपयोग की, राष्ट्र की सेवा की। उपर्युक्त श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दे रहा है श्लोक? नहीं दे रहा है। क्या विद्या की प्रधानता की? नहीं। इससे पहले का श्लोक क्या समय के दुरुपयोग की, समय के सदुपयोग की, दुरुपयोग नहीं। देखिए यहाँ भी
या राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा की भी नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, समय के उपयोग की। जो अच्छे पुरुष होते हैं वो अपना समय अच्छाइयों में बिताते हैं, जो बुरे होते हैं वो अपना समय जो है सही व्यर्थ में ही बिता देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। नमः संस्कृताय, नमो नमः।